Hello friends, welcome to Study Krida, and this is Ashish Gehlot and I am taking your class of Human Resource Management. Today's topic is Performance Appraisal. ओके फ्रेंड, आज हम लोग परफॉर्मेंस अप्रेजल पढ़ेंगे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में। बट उससे पहले अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम या क्वेरी या सजेशन हो तो आप studygreda@gmail.com पे हमें मेल कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, ठीक है। और फेसबुक पेज पे भी लाइक कर सकते हैं। यहाँ आपको और भी फैसिलिटीज़ मिलेंगी, जैसे कि जो भी मेरे को अपलोड करना होगा, क्वेश्चंस मैं पूछता हूँ यहाँ पे और आप उसका जवाब दीजिए। जो भी मैं क्वेश्चन पूछूँ आप उसका जवाब दीजिए और देखिए आप में कितना इंप्रूवमेंट आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा अपनी प्रिपरेशन को लेकर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट या और भी सब्जेक्ट के मैं क्वेश्चन उसमें डाल देता हूँ, ठीक है। आप जितना रिस्पॉन्ड करेंगे उतना ही वहाँ पे क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे, तो ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। मैं अपना काम कर रहा हूँ, अब आप भी अपना काम कीजिए, आप वहाँ पे रिस्पॉन्ड कीजिए, ठीक है। सो डू रिस्पॉन्ड ऑन द फेसबुक एंड मैं वहाँ पे अपलोड्स भी करूँगा नोट्स, ठीक है। तो फेसबुक पेज लाइक कर सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है तो, ठीक है। इससे क्या होगा, जब भी अगला वीडियो आएगा आपको पता चल जाएगा। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल, ठीक है। सो ये जो दी हुई है फ्लिपो के द्वारा डेफिनेशन दिया है, इट इज़ दिस डेफिनेशन इज़ गिवन बाय द फ्लिपो। तो ये जो राइटर्स काफ़ी रिनाउंड नेम है फ्लिपो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में, सो इनसे जो भी डेफिनेशन आती है वो इम्पॉर्टेंट बन जाती है, तो एक बार इसको पता होना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। परफॉर्मेंस अप्रेजल इज़ द सिस्टमैटिक पीरियोडिक एंड एन इम्पार्शियल रेटिंग ऑफ एन एम्प्लॉयज़ एक्सीलेंस इन द मैटर पर्टेनिंग टू हिज प्रेजेंट जॉब एंड हिज पोटेंशियल फॉर अ बेटर जॉब। इसका मतलब ये होता है कि परफॉर्मेंस अप्रेजल एक प्रोसेस ऑफ असेसिंग एंड परफॉर्मेंस एंड प्रोग्रेस ऑफ ए गिवन जॉब और ए ग्रुप ऑफ एम्प्लॉय, ठीक है, एंड हिज हर पोटेंशियल फॉर द फ्यूचर डेवलपमेंट। परफॉर्मेंस अप्रेजल में बेसिकली हम क्या करते हैं, हम चेक करते हैं एम्प्लॉयज़ का पोटेंशियल, उसकी परफॉर्मेंस और ग्रुप के पोटेंशियल या उसकी परफॉर्मेंस, इसको हम चेक करते हैं। चेक करना बेसिकली परफॉर्मेंस अप्रेजल होता है, हम उसको चेक करते हैं और चेक करने पे देखते हैं कि वेदर ही एम्प्लॉयज़ परफॉर्मिंग अकॉर्डिंग टू द एक्सपेक्टेशन, अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड और नॉट, ठीक है। जो स्टैंडर्ड हमने सेट किए हैं उसके अकॉर्डिंग वो परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसको हम चेक करते हैं। अगर परफॉर्म कर रहा है तो क्या करेंगे, उसे रिवॉर्ड देंगे, उसे प्रमोशन करेंगे, तो ये प्रमोशन में भी हेल्पफुल होता है, ठीक है, एम्प्लॉई के। अगर नहीं परफॉर्म कर रहा है, बिलो द एक्सपेक्टेशन जा रहा है, बिलो द स्टैंडर्ड जा रहा है जो सेट किए हैं, तो हम क्या करेंगे, करेक्टिव एक्शन लेंगे, उसे काउंसल करेंगे, गाइड करेंगे, जिससे कि वो अपनी परफॉर्मेंस इम्प्रूव कर सके, ठीक है। तो दिस इज़ अबाउट द परफॉर्मेंस अप्रेजल। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हो सकते हैं, हम इन्हीं से ड्राइव कर सकते हैं। तो ये क्या करेगा, एक बेटर कंपनसेशन प्लान बनाने में हेल्प कर सकता है, ठीक है, क्योंकि जो एम्प्लॉय अच्छा परफॉर्म करेगा तो उसका कंपनसेशन प्लान भी अच्छा होना चाहिए, ठीक है। और क्या कर सकता है, डेवलपमेंट ऑफ द एम्प्लॉयज़ के, कि उनके पोटेंशियल को एक तरीके से इम्प्रूव करने की कोशिश करता है, ठीक है। सो इससे क्या होगा, फ्यूचर में कोई भी आज हम डेवलप कर रहे हैं एम्प्लॉयज़ को, तो फ्यूचर में अगर कभी भी उसकी नीड पड़ी है हायर लेवल पे, फॉर एग्जांपल एक सबॉर्डिनेट को डेवलप कर रहे हैं, उसको सिखा रहे हैं, तो अगर इन फ्यूचर सब सुपीरियर की पोजीशन वैकेंट हुई तो हम सबॉर्डिनेट को वहाँ प्लेस कर सकते हैं। हमारा काम नहीं रुकेगा, किसी के जाने से हमारे पास काम नहीं रुकेगा, ये मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन का काम नहीं रुकेगा, उसको रिप्लेस करने के लिए कॉम्पिटेंट पर्सनल ऑर्गेनाइजेशन के पास है। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में मदद आता है, फीडबैक और काउंसिल करते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या होता है परफॉर्मेंस का, टू गिव फीडबैक एंड काउंसिल टू जज इफेक्टिवनेस ऑफ रिक्रूटमेंट सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम। जो लोग इस प्रोग्राम के से होके सेलेक्ट हुए हैं उनकी इफेक्टिवनेस चेक करना। रिड्रेसिंग वर्कर्स ग्रीवियंसेस, वर्कर्स की कंप्लेंट सुनना, ठीक है। तो ये हुआ परफॉर्मेंस अप्रेजल। अब इसका प्रोसेस क्या है, परफॉर्मेंस अप्रेजल प्रोसेस ये है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड सेट करेंगे, ठीक है, ठीक है। इस्टेब्लिशिंग स्टैंडर्ड, ये स्टैंडर्ड है, ठीक है। हमने स्टैंडर्ड सेट कर लिए है। अब एक ऑर्गेनाइजेशन ने अपने एम्प्लॉयज़ की से उम्मीदें बांध ली हैं, उनसे उम्मीद कर ली है, ठीक है। अब उन उम्मीदों को उन्हें एम्प्लॉयज़ को बताना होगा, तो कम्युनिकेटिंग द स्टैंडर्ड, उन्हें बताना होगा कि उन्हें क्या काम करना है और कितना करना है, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, उनकी एक्चुअल परफॉर्मेंस मेज़र करनी है, फिर उसकी जो उन्होंने कितना कैसे परफॉर्म किया, ठीक है, उसे मेज़र करना है और फिर कंपेयर करना है एक्चुअल और स्टैंडर्ड में, ठीक है। और फिर जो डेविएशन आएगा या फिर इम्प्रूवमेंट हुई है, हमने वो टारगेट्स हमारे अचीव करें या नहीं करें, स्टैंडर्ड अचीव करें या नहीं करें, ये चेक करते हैं और उसी के अकॉर्डिंग करेक्टिव एक्शन लिए जाते हैं।
तो आई होप ये प्रोसेस आपको सिंपल था, प्रोसेस क्लियर हो गया होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ आता है मेथड ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल, ठीक है। अब मेथड ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल, दो मेथड होते हैं, ट्रेडिशनल और मॉडर्न मेथड, ठीक है। तो ये ट्रेडिशनल मैंने मेथड सारे लिख दिए हैं, इनको एक बार देख लेना, और एक ये लिख दिया, ठीक है। तो एग्ज़ाम में आपसे क्वेश्चन अराइज हो सकता है। क्वेश्चन कैसे अराइज हो सकता है, जैसे कि आपको बोला कि आइडेंटिफाई करो इनमें से मॉडर्न मेथड कौन सा है। आपको दे दिया है ऑप्शन में कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट, फ्री फॉर्म मेथड, स्ट्रेट रैंकिंग मेथड और असेसमेंट सेंटर। तो आपका आंसर क्या होगा, असेसमेंट सेंटर, ठीक है। आपने आइडेंटिफाई कर लिया। और वाइसे वर्सा, इसका उल्टा भी हो सकता है, 3 ये वाले मेथड दे दिए और ट्रेडिशनल मेथड आइडेंटिफाई करने को बोल दिया, ठीक है। तो एक बार इनको अच्छे से अपने दिमाग में छाप लेना, बिठा लेना, ठीक है। सो अब 1 बाय 1 हम सब इन सबको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पहला आता है कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट। अब कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट में क्या होता है, ये एक डिस्क्रिप्टिव रिपोर्ट होती है, ठीक है। ये एक डिस्क्रिप्टिव रिपोर्ट है, इसमें डिटेल में लिखा जाता है एम्प्लॉय के बारे में। रेटर जो होता है वो एम्प्लॉय के बारे में डिटेल में लिखता है, ठीक है। जनरली कौन रेटर होता है इसमें, सुपरवाइज़र रेटर होता है एम्प्लॉय का, इमीडिएट सुपरवाइज़र। रिपोर्ट में हाईलाइट किए जाते हैं उसके स्ट्रेंथ, उसकी वीकनेस एम्प्लॉय की। और ये जनरली ये वाला मेथड कौन फॉलो करता है, अब हमारी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और इस मेथड में कब एम्प्लॉय को कोई फीडबैक नहीं दिया जाता, ये बहुत कॉन्फिडेंशियल होती है। तो आई होप कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट आपको क्लियर हो गई होगी। अब नेक्स्ट आता है आपका एसे इवैल्यूएशन मेथड, ठीक है। एसे इवैल्यूएशन या फ्री फॉर्म मेथड, ठीक है। इसमें क्या होता है, रेटर्स को बोला जाता है कि एम्प्लॉय के वो स्ट्रॉन्ग और वीक पॉइंट्स लिखें, ठीक है। रेटर इसमें मेंशन करता है एम्प्लॉय के बिहेवियर में से उसके स्ट्रॉन्ग और वीक पॉइंट। और जब रेटर उसके स्ट्रॉन्ग और वीक पॉइंट क्या सोच के लिखता है, तो उसके अजम्पशन होते हैं कि एम्प्लॉयज़ के पास उसकी जॉब नॉलेज कितनी है, उसमें पोटेंशियल कितना है फ्यूचर्स में आने वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी या जॉब पोजीशन को अच्छे से फुलफ़िल करने का, ठीक है। अब उसको और क्या सोचता है, उसको कितना समझता है एम्प्लॉय का कंपनी की पॉलिसीज़, ऑब्जेक्टिव, प्रोग्राम्स, उसके रिलेशन कैसे हैं कोवर्कर के साथ, ठीक है। उसका एटीट्यूड और परसेप्शन कैसा है। तो ये सब चीज़ें वो ध्यान में रख के उसके बारे में उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेस लिखता है रेटर। तो दिस इज़ एसे इवैल्यूएशन मेथड और फ्री फॉर्म मेथड। अब आता है हमारा एक और रैंकिंग मेथड में तो सिंपल हम रैंक कर देते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को। जैसे 5 एम्प्लॉय हैं, उनको किसी भी कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग, यानी फॉर एग्जांपल हमने डिपेंडेबिलिटी एक कैरेक्टरिस्टिक सोची कि 5 में से कौन ज़्यादा डिपेंडेबल है, पैरामीटर है डिपेंडेबिलिटी, ठीक है। और एम्प्लॉय हैं ABCD, ठीक है। तो हमने डिपेंडेबिलिटी में हमने देखा कि एक ज़्यादा डिपेंडेबल है, एक को रख दिया 1, ठीक है। B और C उसके बाद डिपेंडेबल है तो 2, B उसके बाद 3, 4। तो सिंपल हमें एक पैरामीटर होगा, परफॉर्मेंस क्राइटेरिया होगा, उस पर उसके बेसिस पे एम्प्लॉय को रैंक करना होता है, ठीक है। तो ये हो गया रैंकिंग मेथड। अब उसके बाद हम जो मेथड पढ़ने वाले हैं वो है क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड। कौन सा, क्रिटिकल इंसिडेंट, ये वाला मेथड, ठीक है। तो क्रिटिकल इंसिडेंट में क्या होता है, इसमें मैनेजर जो होता है वो प्रिपेयर करता है एक लिस्ट ऑफ स्टेटमेंट जिसमें मेंशन करता है वो एम्प्लॉय के इफेक्टिव बिहेवियर और इनफेक्टिव बिहेवियर। मींस कि वो एम्प्लॉय को क्लोजली मॉनिटर कर रहा होगा जब वो वर्क कर रहा होगा, ठीक है। वर्क करते वक्त एम्प्लॉय ने कब अपना इफेक्टिव बिहेवियर शो किया, कब इनफेक्टिव बिहेवियर शो किया। मींस कब उसने क्रिटिकल इंसिडेंट उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कब उसने आउटस्टैंडिंगली परफॉर्म किया और कब उसने पुअर बिहेवियर दिखाया ड्यूरिंग द जॉब, ठीक है। सो इसको वो रिकॉर्ड करता है, सारे नोटेड डाउन कर लेता है कि ये कब कब उसने एम्प्लॉय ने किया क्रिटिकल इंसिडेंट्स। फॉर एग्जांपल जून 21 को सेल्स क्लर्क ने पेशेंटली अटेंड किया कस्टमर की कंप्लेंट को, और कस्टमर की कंप्लेंट अटेंड करते वक्त वो बहुत ज़्यादा पोलाइट था, प्रॉम्प्ट था, एंथुजियास्टिक था उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करने में। तो ये एक इफ़ेक्टिव बिहेवियर हुआ, एक आउटस्टैंडिंगली परफॉर्म किया, तो ये नोट कर लिया। तो और वाइस वर्सा उसी तारीख को एक सेल्स असिस्टेंट ने बहुत बिजीएस्ट डे में 45 मिनट्स का ब्रेक ले लिया। उस दिन ऑर्गेनाइजेशन में क्लाइंट्स बहुत सारे थे, कस्टमर बहुत सारे थे, बिजीएस्ट डे था। तो उसने तब भी 45 मिनट्स का ब्रेक लिया उस टाइम में। तो उससे क्या नोटिस होता है कि वो एक लेज़ी, नेग्लिजेंट और स्टबर्न और अनइंटरेस्टेड इन वर्क है, ठीक है। तो उसका मतलब कि कोई इंटरेस्ट नहीं है वर्क में। तो ये हो गया हमारा क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड, ठीक है। आपको मैं एक ब्रीफ दे रहा हूँ इन सब के बारे में। ब्रीफ देने का कारण क्या है, रीज़न क्या है, रीज़न बिहाइंड
गिविंग यू द ब्रीफ एक्सप्लेनेशन इज़ दैट कि एग्ज़ाम में आपको डिस्क्रिप्टिव नहीं है, आपका है कौन सा ऑब्जेक्टिव पेपर। ऑब्जेक्टिव पेपर में आपको सिर्फ थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए, जिससे कि अगर क्वेश्चन आए तो आप आइडेंटिफाई कर सकें। आप इससे आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, जो मैंने एक्सप्लेनेशन दी है आपसे पूछा जाएगा इन मेथड में से किस मेथड में हम इफेक्टिव और इनफेक्टिव बिहेवियर फाइंड आउट करते हैं। तो आपका आंसर क्या होगा, क्रिटिकल इंसिडेंट। ठीक है, तो टेंशन लेने की बात नहीं है, बस थोड़ा बहुत नॉलेज होनी चाहिए, बेसिक्स पॉइंट्स पता होने चाहिए। आप सोचेंगे बेसिक्स पॉइंट्स आप सर आप बता रहे हो हमें रिटेन कैसे होंगे, तो उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैंने यहाँ भले ही यहाँ पे एक्सप्लेनेशन अच्छे से ना लिखी हो, लेकिन मैं इसका क्या नाम है एक PDF अपलोड कर दूँगा कल सेकंड लेक्चर के बाद। जब मैं आपको पूरा परफॉर्मेंस अप्रेजल कंप्लीट कर दूँगा, तो कल रात तक मैं इसका एक PDF पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ अच्छे से अपलोड कर दूँगा फेसबुक पे, और वीडियो के नीचे आप अपने ईमेल आईडी दे देंगे, जिनके ईमेल आईडी आ जाएंगे उनको भी मैं मेल कर दूँगा। ओके, अब नेक्स्ट इज़ चेकलिस्ट मेथड। ठीक है, अब चेकलिस्ट मेथड में क्या होता है, रेटर्स को एक चेकलिस्ट दे दी जाती है और उसमें डिस्क्रिप्शन होता है एम्प्लॉयज़ के बिहेवियर का ड्यूरिंग द जॉब। ठीक है, जॉब लिस्ट में उसके कई सारे बिहेवियर होते हैं। फॉर एग्जांपल लेटर के पास एक एम्प्लॉय के बिहेवियर के बारे में लिखा हुआ है और उसको रेटिंग देनी है। बिहेवियर कौन कौन से होते हैं एम्प्लॉय के, जैसे कि एम्प्लॉय रेगुलर है कि नहीं है। ठीक है, रेगुलर है कि नहीं है, रिस्पेक्ट सबॉर्डिनेट उसकी रिस्पेक्ट करते हैं कि नहीं करते हैं, और वो इंस्ट्रक्शन फॉलो करता है कि नहीं करता है। ठीक है, तो और ऑप्शन होते हैं उसके बाद यस और नो के। रेटर के पास ऑप्शन होते हैं, इस तरीके से एम्प्लॉय के बिहेवियर होते हैं, और रेटर के पास ऑप्शन होते हैं ये यस या नो। तो रेगुलर है तो उसने यस पे क्लिक कर दिया, टिक कर दिया। रिस्पेक्ट करते हैं नहीं करते हैं तो उन्होंने नो पे कर दिया। इंस्ट्रक्शन फॉलो करता है एम्प्लॉय तो यस पे कर दिया। तो इस तरीके से ये मेथड होता है। ठीक है, तो चेकलिस्ट आई होप अगर आपको क्लियर हो गया है, इसमें आपको कोई डाउट रहा नहीं होगा। ठीक है, लिमिटेशन क्या हो सकती है, बहुत ज़्यादा लेंथी प्रोसेस है, कॉस्टली है, टाइम कंज्यूमिंग है, बायस भी हो सकता है। ठीक है, ये सब इसकी लिमिटेशन हो गई चेकलिस्ट की। अब ग्राफिक रेटिंग स्केल्स, नेक्स्ट इज ग्राफिक रेटिंग स्केल। इसको मैं यहाँ थोड़ा सा बताऊँगा, लेकिन इसकी मैंने एक्सप्लेनेशन अपने नोट्स में लिखी है जो आपको कल मिल जाएगी अच्छे से। ठीक है, इसमें हम कई सारी ट्रेड्स, एक बार बोल देता हूँ मैं आपको। अ वैरायटी ऑफ ट्रेड मे बी यूज्ड इन दिस डिवाइस, द मोस्ट कॉमन being quality and the quantity of work. A form is used to evaluate the performance of the employee. It is easy to understand and use. It permits statistical tabulation of scores of the employee. So आपका क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये बताइए इन ट्रेडिशनल मेथड में से कौन सा मेथड ऐसा है जो परमिट करता है स्टैटिस्टिकल टेबुलेशन ऑफ स्कोर्स ऑफ एम्प्लॉय। ठीक है, इस मेथड में किसमें हम स्कोर, एक एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस अप्रेजल का स्कोर कैलकुलेट कर लेते हैं, तो आपका आंसर होगा ग्राफिक रेटिंग स्केल। ओके, तो इसमें बेसिकली क्या होता है, और इसमें जो हमारे जो रेटिंग के बिहेवियर होते हैं एम्प्लॉय के बिहेवियर, वो काफ़ी रेलिवेंट होने चाहिए। ठीक है, जैसे कि हम एक एम्प्लॉय का अगर बिहेवियर, एक पैरामीटर लेते हैं पहले उसको रेट करने के लिए, जैसे कि एम्प्लॉय की इंग्लिश स्पीकिंग एबिलिटी कैसी है। ठीक है, तो उसका जो आपका जो रेटिंग का क्राइटेरिया होना चाहिए वो ऐसे नहीं होना चाहिए कि वो गुड है, पुअर है, एवरेज है, ये नहीं होना चाहिए। होना चाहिए फ्लुएंट है कि नहीं है। ठीक है, हेजिटेंट करता है कि नहीं करता बोलते वक्त, इस तरीके से उसके क्राइटेरिया होने चाहिए जो कि एम्बिगुअस ना लगे। तो ये सब होता है। ठीक है, तो दैट इज़ अबाउट द ग्राफिक रेटिंग स्केल्स। अब नेक्स्ट इज़ रैंकिंग मेथड। रैंकिंग मेथड तो आपको बता दिया है मैंने, तो हमारा रैंकिंग मेथड भी हो गया। ओके, अब अगला कौन सा करना है, पेयर कंपैरिजन मेथड। पेयर कंपैरिजन मेथड, इसमें हम सारे कुछ ट्रेड का पेयर्स कर देते हैं और फिर कंपैरिजन करते हैं और उन्हीं के अकॉर्डिंग रैंक करते हैं। ठीक है, तो ये जो, और इसको कंपैरिजन करने का एक फार्मूला होता है n इंटू n-1/2। और ये मेथड कब एप्लीकेबल नहीं होगा, जब ग्रुप बहुत लार्ज होगा। ठीक है, तो दैट इज़ पेयर्ड कंपैरिजन मेथड का। रैंकिंग में क्या करते थे, सिर्फ एक क्या नाम है, एक ट्रेड के अकॉर्डिंग, जैसे कि यहाँ पे हमने ट्रेड लिखी और उसके अकॉर्डिंग हमने रैंक कर दिया, यहाँ पे हम एक पेयर बना लेते हैं और फिर उसके अकॉर्डिंग एम्प्लॉयज़ को रैंक करते हैं। ठीक है, अब आता है फोर्स्ड चॉइस मेथड। फोर्स्ड चॉइस मेथड, इस मेथड में क्या है, दिस मेथड यूज टू सेट ऑफ पेयर्ड फ्रेजेस विच मे बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव।
द रेडर इज आस्क्ड टू इंडिकेट विच ऑफ द 4 phrases is the most and least descriptive of a particular worker. Favorable quality earn plus credit and unfavorable earn negative credit. ठीक है, तो इसमें इस मेथड में हम यूज़ करते हैं 2 सेट ऑफ पेयर विच मे बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव. हम दो सेट ऑफ फ्रेजेस को यूज़ करते हैं जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव हो सकती हैं. ठीक है, तो फोर्थ चॉइस में हमें फोर्स किया जाता है कि हम इनमें से चूज़ कीजिए. फॉर एग्जांपल दो जो हमारी चॉइस हो गई वो हो गई मोस्ट और लीस्ट. तो इसमें हमें फोर्स करना है कि एम्प्लॉयज़ को हमें 2 ही रेटिंग दे सकते हैं हम भी. अगर हमसे कोई पूछे कि एम्प्लॉयज़ रेगुलर है कि नहीं है, ठीक है, एम्प्लॉय जॉब पे रेगुलर है कि नहीं है, तो रेगुलर है कि नहीं है तो हम ये नहीं कह सकते हाँ कभी आ जाता है कभी नहीं आता. हमें चूज़ करना होगा, या तो है या तो नहीं है. तो या तो हम मोस्ट पे लगाएंगे या तो हम लीस्ट पे लगाएंगे. ठीक है, ऐसे ही कुछ पूछ ले रेगुलरिटी में ही कि वो अपसेंट होता है नहीं होता है, या कितना रेगुलर है कितना इरेगुलर है. तो इस पर हमें सब पे चॉइस करनी होगी मोस्ट और लिस्ट में. तो हमें फोर्स किया जा रहा है कि हमें एक चॉइस करें. बिल्कुल हार्श एक्सट्रीम डिसीजन इसमें लेने पड़ते हैं. ठीक है, सो आई होप 16 मिनट्स का वीडियो हो चुका है यहाँ पे. तो अभी के लिए इतना ही. बाकी हमारे कितने बचे हैं, ग्रुप अप्रेजल, फील्ड रिव्यू, स्टेट और रेटिंग स्केल, और बाकी ये वाले मेथड बचे हैं. तो इनको हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे कल. सो अभी के लिए स्टूडेंट इतना ही, एंड बाकी कल मिलेंगे. और याद रखें अपनी जो ईमेल आईडी है वो मुझे परफॉर्मेंस अप्रेजल वाले वीडियो के नीचे में लिख दें, या फिर फेसबुक पे वेट करें. अगर लाइक कर लें पेज को और पेज को लाइक किया हुआ है तो वेट करें, कल रात तक आपको PDF मिल जाएगा जब दोनों लेक्चर कंप्लीट हो जाएंगे. ठीक है, आज इतना ही. थैंक यू क्लास. और चैनल सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक नहीं किया, पहली बार देख रहे हैं तो. ठीक है, थैंक यू क्लास. पढ़ते रहिए ऐसे ही, और कीप स्टडिंग, वर्क हार्ड, एंड जय हिंद.